नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल KYBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको हिस्ट्री एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया था, जिसमें वेरियस मॉडल्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके बारे में बताया था। पहला हमने मॉडल बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ इनसॉल्युबल वाटर बैरियर, जो कि आपका चार्ल्स ओवरटन ने 1899 में दिया था। उसके बाद आपका लिपिड बाइलेयर मॉडल दिया था आपके गार्टर एंड ग्रैंडल ने 1925 में। उसके बाद आपका सैंडविच मॉडल आया था, ड्योसन एंड डैनियली ने 1935 में दिया था। उसके बाद आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आपका 1957 में रॉबर्टसन ने दिया था। और लास्ट में सबसे एक्सेप्टेड जो मॉडल है वो आपका है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकल्सन ने 1972 में दिया था। ठीक है, उस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से मैंने बताया था कि जो है हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किस तरह से है। उसमें आपका लिपिड बाइलेयर होती है, जो कि जस्ट बिहेव लाइक एज अ सी, समुद्र की तरह बिहेव करती है। और उसमें अलग अलग जगह मोज़ेक पैटर्न में आपके क्या होते हैं, लिपिड्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें धंसे होते हैं। कहीं कहीं पर पूरी तरह से अंदर तक धंसे होते हैं, कहीं पर कुछ सुपरफिशियल होते हैं। यही आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आज आपको मैं पढ़ाऊंगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसको हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है लिपिड और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें अगर बाई वेट बात करें तो इसमें प्रोटीन लगभग आपका 52% प्रोटीन पाया जाता है मेम्ब्रेन में। लिपिड आपका लगभग 40% होता है और कार्बोहाइड्रेट 8% होता है। ठीक है, प्रोटीन 52% होता है बाई वेट, लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगभग 40% होता है और कार्बोहाइड्रेट आपका 8% होता है। अब सबसे पहले हम लिपिड की बात करते हैं कि लिपिड कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड पाया जाता है वो 3 तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं। पहला होता है फास्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड और तीसरा होता है कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉल होता है। फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल होता है। फास्फोलिपिड क्या होता है, ये एक ऐसा लिपिड होता है विद एन अटैच्ड फास्फेट ग्रुप। इसमें नाम से ही पता चला है कि फास्फो ग्रुप लगा है, मीन्स एक ऐसा लिपिड जिसमें एक फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। ग्लाइकोलिपिड ये एक ऐसा लिपिड होता है जिसमें ग्लाइको मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल इससे जुड़ा हुआ होता है। और स्टीरॉल जो होता है ये आपके डेराइव्ड लिपिड्स होते हैं, जो कि प्लांट सेल है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्टीरॉल पाया जाता है वो होता है फाइटोस्टीरॉल। ये प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और अगर एनिमल की सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें जो स्टीरॉल पाया जाता है वो होता है कोलेस्टेरॉल। ठीक है, एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्टीरॉल पाया जाता है फाइटोस्टेरॉल पाया जाता है। फिर अगर इनकी सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पाया जाता है लिपिड वो होता है फास्फोलिपिड होता है, जो कि लगभग 75% होता है टोटल लिपिड्स का। 75% आपका
फास्फोलिपिड होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल आता है, ये लगभग 20% अमाउंट होती है। और सबसे कम मात्रा में आपका ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है, ओनली 5% के अबाउट जो है ये पाया जाता है। तो यही 3 आपके लिपिड्स होते हैं, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल्स होते हैं। फास्फोलिपिड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, 75% होता है। ग्लाइकोलिपिड ओनली 5% होता है। स्टीरॉल आपका 20% होता है। अब एक एक को हम पढ़ेंगे। फास्फोलिपिड जो 75% होता है, यही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यही हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कोर होता है, जो लिपिड का बाइलेयर बनाता है, वो किससे बनाता है? इसी फास्फोलिपिड का ही बना होता है। ठीक है, अब फास्फोलिपिड आप देखेंगे तो फास्फोलिपिड ही आपका जो इस तरह से मैंने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो 2 लेयर आपकी होती हैं, ये दोनों आपकी जो लेयर होती हैं वो फास्फोलिपिड्स की ही बने होते हैं। ये हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल जो होता है ये एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। एम्फीपैथिक मतलब इट हैज़ बोथ पोलर पार्ट एंड नॉन पोलर टेल। ये इस फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में एक पोलर हेड होता है और नॉन पोलर आपकी टेल होती है। ठीक है, सबसे पहले हम फास्फोलिपिड की बात करते हैं। फास्फोलिपिड को हम डायग्राम में इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें एक पोलर हेड और 2 आपके जो है नॉन पोलर टेल होती हैं। अगर इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आता है। ये जो पोलर हेड होता है, ये आपका एक क्या होता है? ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है जिसमें फास्फेट अटैच होता है, इसीलिए इसको हम फास्फोलिपिड कहते हैं। और लिपिड विद अटैच्ड फास्फेट ग्रुप, इसमें फास्फेट ग्रुप होता है। इसकी वजह से यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, और ये पोलर हेड की तरह काम करता है, ये पोलर हेड की तरह काम करता है। फिर इस ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड की लंबी सी चेन जुड़ी होती हैं। आप देख रहे हैं ये लगभग 18 कार्बन की हैं जो मैंने दिखाया है। तो ये एक लंबी सी फैटी एसिड टेल होती है, एक ये टेल हो गई, एक दूसरी ये टेल हो गई। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, और इस डबल बॉन्ड मीन्स क्या है? ये फैटी एसिड टेल क्या है? अनसैचुरेटेड है। इसकी वजह से क्या होती है? जहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद होता है वहाँ पर ये बेंड हो जाती है। इसीलिए जब हम स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं तो ये इस तरह से लहरदार बनती है। ठीक है, इसी अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड की वजह से ही ये क्या होती है? इस तरह से लहरदार बनती है। और इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जब आपस में क्लोजली इस तरह से आते हैं और लेयर बनाते हैं तो क्या होते हैं? क्लोजली पैक नहीं हो पाते हैं, तो पूरी तरह से टाइटली नहीं पैक हो पाते हैं। और इसी डबल बॉन्ड की वजह से ही इस जो लिपिड बाइलेयर में फ्लूइडिटी होती है, जो लिक्विड तरलता होती है, उसका कारण यही डबल बॉन्ड होता है। इसी डबल बॉन्ड की वजह से ही फ्लूइडिटी जो लिपिड बाइलेयर में होती है वो इसी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से होता है। फिर हमने आपको बताया था कि ये फास्फोलिपिड जो होते हैं, इसका जो पोलर हेड होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग होता है। और जो फैटी एसिड टेल होती है, ये क्या होती है? ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। तो ये हाइड्रोफिलिक है, मीन्स ये पानी की तरफ भागेगा और ये पानी से दूर भागेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि इनका ओरिएंटेशन इस तरह से हो जाता है कि इसका जो हेड होता है वो पानी की तरफ रहता है, क्योंकि आप जानते हैं सेल में, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल है, तो इधर भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इधर भी साइटोप्लाज्म है, दोनों तरफ वाटर है। तो वाटर की तरफ क्या रहेगा? इसका हेड ही रहेगा। इसीलिए इसका अरेंजमेंट इस तरह से आपको देखने को मिलता है 2 लेयर के फॉर्म में। अब बात आपको ज़्यादा समझ में आई होगी कि 2 लेयर, इसका हेड बाहर की तरफ क्यों रहता है? क्योंकि इधर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और इधर आपका साइटोप्लाज्म है।
तो दोनों तरफ वाटर वाटर है, तो वाटर की तरफ इसका क्या होगा, हेड रहता है ना, आउटर साइड में और इनर साइड में दोनों तरफ हेड रहता है, और बीच में इसके पूरा टेल पोर्शन आ जाता है ना, ये टेल पोर्शन आता है। तो ये आपका हो गया फास्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल में मैंने आपको बताया कि ये आपका दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला आपका एक क्या होता है, डेराइव्ड लिपिड होता है। एक ये स्टेरॉयड होता है विद एन अटैच्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें अटैच होता है, ठीक है। एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आपका इस तरह से होता है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, ये स्टेरॉयड रिंग होती है और ये हाइड्रोकार्बन टेल होती है, ठीक है। तो हम बताते हैं कोलेस्ट्रॉल भी आपका जो होता है लाइक फास्फोलिपिड जो होता है ये एम्फीपैथिक होता है, बट इट इज वीकली एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। ये आपका वीकली एम्फीपैथिक इन नेचर होता है। वीकली एम्फीपैथिक मतलब होता है इसमें भी आपका एम्फीपैथिक मतलब बोथ, इट हैज़ बोथ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल होता है। लेकिन इसमें पोलर हेड कौन होता है, केवल इसका ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यही सबसे एकदम छोटा सा, यही एक पोलर रीजन की होता है, पोलर हेड होता है। बाकी ये जो स्टेरॉयड रिंग है और ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये सब आपके क्या होते हैं, नॉन पोलर पार्ट्स होते हैं। तो पोलर पार्ट आपका केवल ये टिनी छोटा सा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, बाकी ये पूरा स्टेरॉयड रिंग और ये हाइड्रोकार्बन जो टेल होती है पूरी, ये आपकी नॉन पोलर होती है। और ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इस लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, दोनों लेयर में, जैसे ये फास्फोलिपिड की जो लेयर होती है, इनके बीच में आपका दोनों लेयर में कोलेस्ट्रॉल इस तरह से इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या करता है, इसका चाहे फास्फोलिपिड हो या जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनके पोलर पार्ट से, पोलर हेड से इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके अटैच रहता है। तो ये पोलर हेड इसका जो है फास्फोलिपिड चाहे ग्लाइकोलिपिड के पोलर हेड से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होता है। बाकी ये स्टेरॉयड रिंग और हाइड्रोकार्बन रिंग जो होती है ये क्या होती है, इनके जो टेल होती है, फास्फोलिपिड की टेल होती है, इसी के बीच में ऐसे पड़ा रहता है। इस तरह से जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपका इसका पोलर हेड हो गया जो कि इससे के हेड से अटैच होता है, और ये आप हम हाइड्रोकार्बन चेन दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है। इनर लेयर में और आउटर लेयर दोनों में आपका ये इस तरह से पड़ा रहता है, ठीक है, इन्हीं के बीच में, ठीक है। तो ये आपका होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगला लास्ट आता है कोलेस्ट्रॉल के बाद ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स में भी आपके इसी में होते हैं, ये जो इस तरह से लगे होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स से समझ में आ रहा होगा आपको कि लिपिड होते हैं अटैच्ड विद कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट इस तरह से इसमें अटैच होते हैं, ऐसे ये लिपिड की टेल होती है और यहीं पर आपके अटैच्ड होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये आपका एक ग्लाइकोलिपिड होता है जिसमें आपके दो पार्ट होते हैं। ये आपका एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि किससे लगा होता है, ये लिपिड से लगा होता है, लिपिड की टेल लगी होती है, और यही दोनों मिला करके बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है कि जो ग्लाइकोलिपिड होता है ये हमारा, अगर इधर हमारा साइटोप्लाज्म है सेल का,
और इधर हमारा ECF है। तो ये कहा जाता है ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये केवल जो लिपिड बाइलेयर के उस लेयर में पाए जाते हैं जो कि फेसिंग होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ वाले लेयर में ही ये ग्लाइकोलिपिड्स धसे हुए पाए जाते हैं। अंदर वाली लेयर में, साइटोप्लाज्म वाले साइड की लेयर में ये नहीं पाए जाते हैं, और इसी वजह से ये दोनों लेयर्स जो होती हैं वो एसिमेट्रिकल हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले लेयर में ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जबकि अंदर वाली लेयर में ये ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होते हैं। फिर ये ग्लाइकोलिपिड्स, जैसे कोलेस्ट्रॉल आपका वीकली एम्फीपैथिक था, फास्फोलिपिड भी एम्फीपैथिक होते हैं, ये धसा हुआ ये भी एम्फीपैथिक होगा। एम्फीपैथिक मतलब इट आल्सो हैज अ पोलर पार्ट एंड नॉन पोलर पार्ट। तो इसका जो निकला हुआ ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये पोलर पार्ट होता है, और ये जो टेल होती है लिपिड की ये नॉन पोलर पार्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लिपिड। अगला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन की हम बात करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है सैकड़ों प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, लेकिन इन सभी प्रोटीन्स को मुख्य रूप से दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका कैटेगरी होता है इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन। तो सैकड़ों प्रकार के आपके प्रोटीन्स आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, लेकिन उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक इंटीग्रल प्रोटीन होती है, दूसरी आपकी पेरिफेरल प्रोटीन होती है। इंटीग्रल प्रोटीन जिसको हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं प्रोटीन, पेरिफेरल को एक्सट्रिंसिक भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है इंटीग्रल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि आपकी क्या होती है, जो लिपिड बाइलेयर होती है उसके आर पार मौजूद होती है, उसमें धंसी होती है। ये आपकी जो लिपिड बाइलेयर है इसमें क्या हो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं अंदर की ओर धंसी होती हैं। अब कुछ इस इंटीग्रल प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो इसके इस लिपिड बाइलेयर के क्या होती हैं, पूरी आर पार निकली होती हैं, इस तरह से जो है। आप देख रहे हैं ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो कि आर पार निकली होती हैं, इस लिपिड बाइलेयर के पूरे अंदर तक मौजूद होती हैं, और जो है क्या होती हैं, जो ECF होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इधर है, इधर आपका साइटोप्लाज्म है, दोनों तरफ बाहर निकली होती हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसी जो प्रोटीन्स जो कि पूरी लिपिड बाइलेयर के आर पार निकली होती है, ऐसी इंटीग्रल प्रोटीन्स को हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन का मतलब क्या है, ट्रांस मतलब आर पार, जो मेम्ब्रेन के आर पार पूरी निकल जाती है, ऐसी इंटीग्रल प्रोटीन ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहलाती है। इसका मैक्सिमम हिस्सा क्या होता है, इस लिपिड बाइलेयर में धंसा होता है, और कुछ हिस्सा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर बाहर निकला होता है, और कुछ हिस्सा आपका साइटोप्लाज्म की ओर बाहर निकलना होता है। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन चूंकि इस लिपिड लेयर में भी मौजूद है, वाटर में भी है, ये भी आपकी एम्फीपैथिक इन नेचर होती हैं। इसका वह पोर्शन जो कि लिपिड में धंसा होता है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, और वह पोर्शन जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या साइटोप्लाज्म की तरफ निकला होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। कहा जाता है कि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ये लिपिड मॉलिक्यूल के साथ जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बना करके अटैच रहती हैं, इसलिए इसको अगर हमें निकालना हो, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को बाहर निकालना हो, यहाँ से ऐसे चिमटी पकड़ के ऐसे निकालना हो, तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको फाड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब तक टूटेगी नहीं तब तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बाहर नहीं निकलती है। क्यों? क्योंकि ये लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि, तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स आपकी ऐसी होती हैं जो कि केवल इस तरह से लिपिड बाइलेयर के केवल एक ही लेयर तक आपकी धंसी होती हैं, दूसरी तरफ आर पार नहीं निकलती हैं, है ना। ऐसी भी आपकी होती हैं, ये भी आपकी एम्फीपैथिक इन नेचर होती हैं। और कुछ ऐसी आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो कि बहुत छोटी होती हैं, जो कि पूरी तरह से एम्बेडेड होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन के लिपिड बाइलेयर के अंदर। ये सब आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स की मैं वैरायटी बता रहा हूँ, है ना। कुछ आपकी होती हैं जो कि आर पार होती हैं, जिनको ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। कुछ ऐसे होती हैं जो कि केवल एक लेयर तक ही सीमित होती हैं, ये आपकी इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं। और कुछ होती हैं जो कि पूरी तरह अंदर धंसी होती हैं इस लिपिड बाइलेयर में, जिसको ये भी आपकी इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं। तो 3 तरह से होती हैं ये। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रल। फिर आपका पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती हैं? पेरिफेरल नाम से पता चल रहा है, या एक्सट्रिंजिक मतलब जो ऐसी प्रोटीन जो कि इस लेयर के बाहर हो। तो जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन्स क्या होती हैं? वह प्रोटीन होती हैं जो कि इस कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाली लेयर होती है उस तरफ, और जो साइटोप्लाज्म की तरफ इसकी जो लिपिड की लेयर होती है उस तरफ, दोनों तरफ ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इस तरह से लिपिड बाइलेयर के ऊपर मौजूद होते हैं। इन्हीं को हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं ये एक वीक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं। किससे? या तो ये अटैच होते हैं इस लिपिड जो लेयर है इसके हेड, पोलर हेड से अटैच होते हैं, या फिर ये इस आपके जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं इनके द्वारा वीक नॉन कोवैलेंट बॉन्ड बना करके अटैच होते हैं। चूंकि इनके बीच में आपका क्या होता है? नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। इसलिए अगर हमें इसको निकालना हो ऐसे, तो हम बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसरप्ट किए हम इसको आसानी से पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये कहा जाता है कि जो आउटर वाली यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के तरफ वाली ECF होती है, इसकी जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं ये मोस्टली अटैच्ड होती हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स। मुख्य रूप से हमारे इसमें कार्बोहाइड्रेट जो पाए जाते हैं वो आपके होते हैं ओलाइगोसैकेराइड्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट को जब डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलाइगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ वाले जो आपके पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? मैक्सिमम केस में आपके ओलाइगोसैकेराइड से अटैच होते हैं। और बनाते क्या हैं? अब ये ग्लूकोज जुड़ गया प्रोटीन के साथ तो क्या बना है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तो ये ग्लाइको प्रोटीन बना लेते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें आपका ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ओलाइगोसैकेराइड होता है जो कि, और ये आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, जबकि कहा जाता है ये जो पेरिफेरल प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म की तरफ वाली लेयर की तरफ होते हैं, ये क्या करती है? ये हमारा जो साइटोस्केलेटन होता है उसके साथ ये अटैच हो जाती है और ये एक साइटोस्केलेटन बनाती है पूरा। ये इधर आपका जो है इस तरह से पूरा साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क बनाती है जो कि आरबीसी का जो कि कोशिकाओं का जो है एक डेफिनेट शेप देने में मदद करता है। ठीक है, जो अंदर वाली पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो एक साइटोस्केलेटन बनाती है और इसी की वजह से इसकी जो है
सेल का एक डेफिनेट शेप होता है, ठीक है। फिर ये कहा जाता है ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, और अभी लिपिड में मैंने बताया था एक ग्लाइकोलिपिड जो बनता है इस तरह से हमने बताया था अभी कि ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, जिसको मैंने बताया था ये कार्बोहाइड्रेट होता है इसका, वही ओलिगोसैकेराइड होता है, ठीक है। और ये आपका इसका लिपिड होता है, दोनों मिल करके ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिपिड का जो कार्बोहाइड्रेट यानी ओलिगोसैकेराइड है, ये वाला पोर्शन ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ये जो ग्लाइकोलिपिड का कार्बोहाइड्रेट होता है ये वाला पोर्शन, और जो ग्लाइकोप्रोटीन का ये कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन है, यही जब पूरे लेयर की आप बात करेंगे, पूरे लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट की एक थिक, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शुगर, ओलिगोसैकेराइड शुगर। तो ये पूरी इस लिपिड बाइलेयर के ऊपर जो होता है इसकी एक थिक कोटिंग बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट की एक थिक कोटिंग बनाती है। किसके? एक ग्लाइकोलिपिड का जो कार्बोहाइड्रेट है और जो ग्लाइकोप्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों मिलकर के एक थिक कोटिंग बना लेते हैं। और ये जो थिक कोटिंग बनती है इसी को आप क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, या इसको सेल कोट कहते हैं, या इसको सेल कैलिक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है बात कि जो ग्लाइकोलिपिड होती है उसका कार्बोहाइड्रेट जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, और जो ग्लाइकोप्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट होता है, यही दोनों मिल करके क्या एक मोटी सी इस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक शुगर की कोटिंग बना लेते हैं। दिस शुगर कोटिंग इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स, या इसको हम सेल कोट या सेल कैलिक्स कहते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स क्या काम करता है? ग्लाइकोकैलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। इट एक्ट्स एज अ मार्कर, ये हर सेल के लिए एक तरह से मार्कर होता है। मार्कर मतलब फॉर सेल रिकॉग्निशन। इसी ग्लाइकोकैलिक्स की मदद से एक कोशिका दूसरी कोशिका को क्या होती है? रिकॉग्नाइज करती है। हमारे जो WBCs होती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाती हैं, वो फॉरेन बॉडीज लाइक बैक्टीरिया, वायरस को कैसे पहचानती हैं? इसी ग्लाइकोकैलिक्स की तरह, क्योंकि हर एक कोशिका का जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है अलग अलग तरह का होता है, वो मार्कर होता है, एक तरह से मार्कर कर सकते हैं, या इसको इट एक्ट्स एज अ सिग्नेचर की तरह काम करता है, ठीक है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है कि पहचानने का काम करता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये एक कोशिका को दूसरे कोशिका से पहचानने का काम करता है। दूसरा फंक्शन ग्लाइकोकैलिक्स का ये बताते हैं कि कुछ टिश्यूज़ में जो होते हैं, जब कोशिकाओं को आपस में अधेयर करने में भी ग्लाइकोकैलिक्स मदद करता है, चिपकने में भी मदद करता है। फिर अगर हम RBC की बात करते हैं तो इसकी शुगर कोटिंग होने की वजह से क्या होता है? ये स्लिपरी हो जाती है, और RBC जो होती हैं, जो बहुत नैरो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उसमें भी स्लिप करते हुए आसानी से बहती रहती हैं, कहीं फंसती नहीं है। क्यों? ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोकैलिक्स। इस ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से क्या होता है? RBC की कोशिकाएं स्लिपरी इन नेचर होती हैं, और वो आराम से कहीं पर भी स्लिप होते हुए निकल जाते हैं। फिर ये कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो ओलिगोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है, जाहिर सी बात है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोर्शन में है, ये इसका पोलर रीजन होता है, पोलर पार्ट होता है, पोलर हेड होता है दोनों में, जो कि हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, यानी वाटर लविंग होता है। तो कहा जाता है ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, शुगर की जो कोट होती है, ये एक थिन फिल्म ऑफ
वाटरी फ्लूइड अट्रैक्ट कर लेता है। वाटर लविंग होने की वजह से क्या होती है, एक पतली सी जो है पानी का एक परत अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और ये मदद करता है उन जगहों पे जहाँ हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है डायरेक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है, जैसे हमारा जो गट यानी एलिमेंट्री कैनाल होती है या ट्रैकिया होती है, जो कि डायरेक्ट आउटसाइड इन्वायरमेंट से अटैच होता है। जहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, हवा से हमारे अंदर की पाइप या ईसोफेगस हो गया या ट्रैकिया होता है, वो सूखने का डर रहता है। तो वहाँ पर ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, हाइड्रोफिलिक नेचर होने की वजह से थिन फिल्म ऑफ द वाटर फ्लूइड का अपने साथ चिपका के रखता है, जिससे क्या होता है कि ये जो हमारे पाइपें होती हैं इसको ड्राइंग आउट होने से बचाती हैं। ठीक है, तो ये अगला फंक्शन है, सूखने से बचाती हैं। एक और आपका होता है, उसको सूखने से बचाती हैं। एक और इसका फंक्शन आप देखेंगे कि इसी ग्लाइकोकैलिक्स जो शुगरी कोट होता है, इसी की वजह से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका मौजूद एंजाइम्स होते हैं वो इसको कोशिकाओं को नष्ट नहीं कर पाते हैं। तो एंजाइम से सुरक्षा देने में भी ये ग्लाइकोकैलिक्स महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोकैलिक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा पसंद लगा। अगर पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।